वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे वेक्टर से रिलेटेड। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी एक वेक्टर अगर मैं किसी भी प्लेन में इंक्लाइन करता हूँ तो वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो सकता है। तो मुझे आज वही जज करना है कि वो जो आपका एक वेक्टर इंक्लाइन था वो किस कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगा। तो समझते हैं इसको कैसे होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपको एक प्लेन बनाना है। प्लेन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो एक्सिस होनी चाहिए, यानी कि प्लेन का मतलब होता है सरफेस एरिया, यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक सरफेस एरिया हो। और सरफेस एरिया तभी निकल सकता है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास दो एक्सिस हो। ठीक है, तो उसी पे आते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना लिया जिसके पास दो एक्सिस हैं। एक होगी आपकी वाई एक्सिस और दूसरी होगी आपकी एक्स एक्सिस। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? इसी तरीके से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि y एक्सिस और x एक्सिस पे आपका एक ऐसा वेक्टर हो जो दोनों पे इंक्लाइन हो, यानी दोनों का रिजल्ट दे रहा हो। ठीक है, तो मैं एक सेंटर पॉइंट से, यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं जिसको नाम मैंने दिया r, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या नाम दिया? r, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। और ये y एक्सिस पे भी है और x एक्सिस पे भी। क्लियर? तो अब मेरे पास ये वही वेक्टर है जिसको मुझे स्प्लिट करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। गॉट माय पॉइंट? तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? x एक्सिस पे आएगा, एक y एक्सिस पे आएगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इसके हेड से, जो ये वेक्टर आपका शो हो रहा है, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। कहां पे? x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो जितनी वैल्यू इस ओरिजिन से इस परपेंडिकुलर तक की होगी, तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस ओरिजिन से जितनी लेंथ आपकी इस परपेंडिकुलर तक की होगी, वो जो वेक्टर शो होगा वो आपका r x से शो कर देते हैं। ये अलोंग x एक्सिस है तो आप इसको r x से शो कर दीजिए। तो होगा क्या, ये r वेक्टर रिजॉल्व हो गया, यानी कि स्प्लिट हो गया r x में। ठीक है, आपने सिंपली क्या करा, इस r को उठा के x एक्सिस पे लिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू देगा वो किसकी देगा? रिजल्टेंट वेक्टर के एक कंपोनेंट की, जो कि x एक्सिस पे है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो आप वो कर दो। आपने परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, तो यहां से इस ओरिजिन पॉइंट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या दे देगा? y कंपोनेंट दे देगा, यानी कि दूसरा कंपोनेंट इस r वेक्टर। जस्ट सपोज कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की बात करें। व्हाट माय पॉइंट? तो ये जो आपका वेक्टर निकल के आएगा, इसको आप क्या नाम दोगे? r y। क्लियर? इसको y नाम इसलिए दिया क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा था, इसको x नाम इसलिए दिया क्योंकि ये x एक्सिस पे आ रहा था। फटाफट क्लियर होगी बात? ये तो था ग्राफिकल तरीके से मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ। अब ये चीज आप देखो, समझो कि यही सेम फंडा जो है मैं आपका ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकता हूँ। उसे समझते हैं कैसे? तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, देखो ट्रायंगल लॉ में क्या होता था स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते थे, वो हेड टू टेल या टेल टू हेड जोड़ते थे। ठीक है, ये मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है, तो आप यहाँ पे भी वही करोगे। जस्ट सपोज कि ये जो आर एक्स वेक्टर है यहां से स्टार्ट हुआ, इस ओरिजिन से कहां तक गया? यहां तक गया, तो ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से आर वाई वेक्टर ये था, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, इसकी हेड कहां पे जाके मिलेगी? इस पॉइंट पे। क्लियर? अब ये चीज समझो,
ये आर वाई और ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डिस्टेंस है, सेम मैग्नीट्यूड, तो आप इसको भी आर वाई लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये वाला भी एक वेक्टर ही काउंट होगा। क्लियर? तो अब आप इसमें देखो, समझो, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी। मैंने क्या करा, इनको नाम दे दिए ओ ए बी सी। अब ये चीज समझो, ओ एक वेक्टर था, उसके हेड से ए बी वेक्टर की टेल जुड़ रही है। ऐसा है कि या नहीं? ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंपली ट्रायंगल लो, तो ये इसका जो आएगा रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? मैंने उस रिजल्टेंट को उसके पेरेंट वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया बाय रिजॉल्विंग इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुई बात? तो वही चीज है, इसको मैं ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकता हूँ। समझो कैसे? ये जो आपका आर था, मुझे इतना पता है कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, रिजल्टेंट इक्वल्स टू, अब रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है आपका ओ बी, ये किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, किस वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये जो आपका रिजल्टेंट था आर, किस के इक्वल हो गया, आर एक्स। देखो ये एक्स एक्सिस क्या है, उसका नाम आर एक्स है, ये आपका आर वाई के इक्वल है, तो आप इसको आर वाई। गॉट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? तो ये मेरे पास ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व है। अब देखो, इस वेक्टर को, इस आर वेक्टर को मैंने आर एक्स और आर वाई में तो स्प्लिट कर दिया, तो अब इस आर एक्स और आर वाई को भी मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो वो समझते हैं कैसे होता है। आपका यहां तक तो स्प्लिट हो गया, ये इसका भी मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा मैं, और इसका अभी एक आर एक्स और आर वाई को रिस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। ठीक है? तो इनका जो नाम होते हैं वो समझते हैं कैसे। जस्ट सपोज कि मैंने माना ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किसी एक वेक्टर के साथ, जो पेरेंट वेक्टर था उसका, उसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक? तो मुझे अब यहां से ट्राइंगल कंसीडर करना है जहां पे मैं आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकालूंगा। वहां पे मैं क्या निकालूंगा, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू। पॉइंट? तो उसको आपको कैसे करना है स्टूडेंट्स? देखो समझो, आर एक्स ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करूं यहाँ पे मैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं आर एक्स की वैल्यू निकालता हूं, आर एक्स मुझे पता है, आर एक्स नहीं पता, आर पता है, तो मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दूं तो क्या हो जाता है, कॉस। तो आर एक्स अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके साइन निकाल सकते हो, तो वो भी निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर आर वाई अपॉन आर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन बीटा। अब आप यहां से आर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, आर कॉस बीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, आर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर कॉस बीटा। इसी तरीके से अगर आर वाई निकालूं तो वो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर साइन बीटा। क्लियर होगी बात? तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, आर वाई की वैल्यू। इसी तरीके से आप आर एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? मैंने भी थोड़ी देर पहले बात बताई थी आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। देखो आर एक्स जो है वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे आ गया, यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इस आर एक्स को ही आप क्या नाम देते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी इस आर को जब आपने आर एक्स में कन्वर्ट करा तो वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया, यानी यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो उसका दूसरा नाम क्या होता है आपका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आई स्टूडेंट्स? इसी तरीके से ये जो आपका आर वाई है, ये क्या हो जाएगा, आर वाई कहाँ शो हो रहा है, वाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। इसको आप नाम लिख के दे सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट। पॉइंट। तो यही दो नाम होते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये Rx और Ry तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिए, रिजल्टेंट भी आ गया। अब बात आती है इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। तो वो कैसे सॉल्व होता है वो सीखते हैं। ये रिजल्टेंट जो है आपका सॉल्व कैसे होगा, अब ये जो वैल्यू दे रखी है, जो Rx और Ry आए, इनको आप दो इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट था ये तो था वेक्टर, और मैग्नीट्यूड अलग होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज करना है। उनको सॉल्व करते हैं कैसे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, ठीक है। तो उससे आपका इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। समझते हैं कैसे? जस्ट सपोज कि मैं फर्स्ट वाली का स्क्वायर करता हूँ, सेकंड वाली का स्क्वायर करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, Rx स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से आप Ry स्क्वायर करोगे, R स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर्स नहीं लिए मैंने, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करो, Rx स्क्वायर Ry स्क्वायर प्लस टू R स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अपना पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये कैसा निकल गया है, बिल्कुल सेम जैसा हमने ट्रायंगल लॉ में सीखा था। समझो कैसे, वहां पे क्या था, जब मेरे दो पेरेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे से जुड़ते थे, यानी कि बीच का थीटा 90 डिग्री होता था। अब देखो Rx ये है, Ry ये है, दोनों की टेल से टेल का एंगल क्या होता था, वही काउंट कर देते थीटा। तो वही थीटा आपका यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री। वही थीटा यहाँ पे कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। Ry और Rx तो सेम वही रिजल्ट आ गया जैसे उसमें आता था। गॉट माय पॉइंट? तो ये सेम ही चीज है और कुछ नहीं है, बस मैंने इनका एक नया नाम दिया आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। बाकी सारे सेम है, जो अभी तक हमने ट्रायंगल लॉ सीखा था वही ये पूरा लग रहा है। बस कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं, तो वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमेशा याद रखना एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट। और ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स वाई ही हो, आपके वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है, यानी कोई भी दो प्लेन होंगे, कोई भी दो एक्सिस होंगी जिनसे एक प्लेन कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सिस को कंसीडर कर रहे हो, या क्वेश्चन में आपको कौन सी एक्सिस गिवन है। आप यही चीज तरीके से सॉल्व करते हो। क्लियर होगी बात? ये तो आगे इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसका एंगल भी डिफाइन करना चाहूँ कि ये एंगल कैसे निकला, वो समझ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, लिख देता हूँ आपके लिए। मुझे इतना पता है tan बीटा निकालना है, तो क्या करूं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं। sin बीटा अपॉन cos बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है। तो आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो sin अपॉन cos हो जाएगा मेरा tan बीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ry अपॉन rx। ये आपको पता ही है, मोड लेते थे। तो यहाँ पे भी तो वही चीज बन रही है, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ry अपॉन rx, वही रिजल्ट आ रहा है। क्लियर होगी बात? तो है सेम चीज,
बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से डिफाइन कर दिया, तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये दो आते हैं, आर एक्स एंड आर वाई, यानी वही पेरेंट वेक्टर जिनका रिजल्टेंट आर है। क्लियर? कुछ बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उनको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो चीज़ आप बच्चे ध्यान से जाके पीछे से देखें, तब वो आपका कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इसके बाद ये जो आर एक्स और आर वाई कॉम्पोनेंट थे आपके, इनको मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। वो देख रहे थे कैसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आप इनको लिखते हैं, तो वो समझते हैं कैसे होता है। ये जो आर एक्स कॉम्पोनेंट है आपका, यहाँ स्पेस है, ये लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, आर एक्स वेक्टर, आर एक्स एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यही डेफिनेशन थी। तो आर एक्स एक वेक्टर है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो आर एक्स तो ये हो गया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये आर एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप से रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। और ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन अलाइन करते हैं, और आई जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करता है। कटना पॉइंट? तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, क्योंकि ऊपर कुछ निशान नहीं लगा हुआ, और आई भी आ गया, यानी कि यूनिट वेक्टर भी आ गया, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जो आपका आर वाई होता है स्टूडेंट्स, आर वाई वो आपका आर वाई इंटू जे कैप से रिप्रेजेंट होगा। गॉट माय पॉइंट? ये जो आर वाई है ये आपका मैग्नीट्यूड है, और जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस को शो करता है। ठीक है? तो ये दोनों आपके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से शो होते हैं, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, आर एक्स एंड आर वाई। क्लियर? अब इसी आर एक्स और आर वाई को, ये जो मेरे पास वेक्टर आए थे, इसका मैं यूज करूंगा एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वो देखते हैं कैसे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको एक इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है? ये मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर था जो कि आर एक्स और आर वाई पे डिपेंड कर रहा था। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन का। साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन में आपको क्या आता है कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी आपसे पूछ लेता है, इस वेक्टर को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो वो देखते हैं कैसे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उठा के क्या करना है, इस आर एक्स और आर वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो वो देखते हैं कैसे सॉल्व होती है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यही भी सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये जो आपका आर वेक्टर है, इसको आपने पुट करा यहाँ पे, आर एक्स की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दो, आर एक्स आई कैप। पॉइंट? आर एक्स वेक्टर की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, आर एक्स आई कैप। इसी तरीके से आर वाई की जगह आप आर वाई जे कैप पुट करोगे, तो यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये जो आपका रिलेशन निकल के आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी एक रिजल्टेंट वेक्टर की इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी जो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपका टॉपिक था जो आपको क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, और इसमें आपको ये क्लियर हो गया हो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप किसको बोलते हो, कैसे वो यूनिट वेक्टर में स्प्लिट होते हैं, और वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट होता है। ठीक है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा अच्छे से आपको। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इसी तरीके से फिजिक्स को इजी और कंसेप्टफुल बनाने के लिए और इसी तरीके से समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स।